नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देश भर की बड़ी खबरों के साथ क्वेश्चन आवर। पूरी दुनिया भर में लोग अपने जीवन को लेकर कितने सचेत रहते हैं, ये बात हम लगातार देखते आ रहे हैं। आज तमाम सरकारें ये कोशिश करती हैं कि उनके नागरिक किस तरह से एक स्वस्थ और अच्छा जीवन जिएं। लेकिन क्या हिंदुस्तान में आज तक हिंदुस्तान में आपने किसी राजनेता की किसी भी चुनावी सभा में पर्यावरण पर बातचीत की बात सुनी है? क्या आज तक किसी भी नेता ने इस बात पर चर्चा की कि आज हमारे देश में धूल का अंबार कितना है? क्या किसी भी राजनेता ने आज तक किसी चुनावी सभा में यह बात कही कि हमारे देश में तकरीबन हर साल 6 लाख लोग मर जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रदूषण हमारी जिंदगी में कितना घुल गया है? क्या आज तक किसी राजनेता ने हमारे सामने इस बात को सामने रखा कि प्रदूषण को रोकना हमारे देश के लिए कितना हितकारी है और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कैसे आम हिंदुस्तानी बेहतर जिंदगी जी सकता है? मैं दावे के साथ और यकीनन कह सकता हूं, किसी भी चुनावी सभा में आज तक पर्यावरण और प्रदूषण मुद्दा नहीं बना होगा, और वो इसलिए क्योंकि इससे वोट नहीं मिलते। लेकिन अब जो ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं वो दुनिया को दहलाने के लिए काफी हैं। हम सब जानते हैं कि आज दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ भारत। और ये दोनों देश प्रदूषण के मामले में भी सबसे अव्वल हैं। चीन में अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा प्रदूषण की वजह से लोगों की जिंदगी जाती है। लेकिन महज 15 साल में हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु प्रदूषण की वजह से होगी। और यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि आप वाकई में चौंक कर रह जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 2035 तक हिंदुस्तान में प्रदूषण और इसके साथ साथ जहरीली हवा की वजह से बहुत ज्यादा नहीं लेकिन तकरीबन 30 लाख लोग प्रतिवर्ष दम तोड़ेंगे। 30 लाख लोग प्रतिवर्ष दम तोड़ेंगे हिंदुस्तान में 2035 में। क्या आप अपनी जान देने को तैयार हैं? क्या आप अपने बच्चों की जान देने को तैयार हैं? क्या आप बच्चे सिर्फ इसलिए जन्म दे रहे हैं कि 2035 के बाद उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाए? अगर आप नहीं ऐसा करना चाहते तो यह खबर आपके लिए आवश्यक है। जिंदा रहने के लिए ली गई हर सांस आज लोगों से जिंदगी छीन रही है। जिस हवा के बगैर इंसान का दम घुट जाए, वही हवा अब लोगों का दम घोट रही है। हर सांस के साथ लोगों के शरीर में जहर घुल रहा है। वो जहर फैक्ट्री की चिमनियों से निकल रहा है। वो जहर वाहनों के साइलेंसर से निकल रहा है। वो जहर कोयले और लकड़ी जैसे ठोस ईंधन के इस्तेमाल से निकल रहा है। और नतीजा ये है कि आज ये जहर लोगों की जान ले रहा है। दुनिया की 95% आबादी दूषित हवा में सांस ले रही है। मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह बन चुका है वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण के इसी खतरे को लेकर शोध करने वाली बोस्टन की हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने 175 देशों की हवा पर स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की सालाना रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में जो बड़ी बातें हैं उसके मुताबिक 2016 में वायु प्रदूषण की वजह से पूरी दुनिया में 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इनमें भारत में 25.7% मौतें हुई, जबकि चीन में 26.1% मौतें हुई। पिछले दिनों से चीन का पीएम 2.5 स्तर पर स्थिर हो रहा है और इससे चीन में लोगों की सेहत पर दुष्प्रभाव भी कम होने लगे हैं। लेकिन भारत में ये तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट में हुए खुलासे भारत में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को बयां कर रहे हैं। हालांकि प्रति लाख मृत्यु दर भारत और चीन दोनों ही देशों में घटी है, लेकिन वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि भारत और चीन दोनों ही देश घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह वायु प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहे हैं। इंडिया और चाइना जैसे जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पे डबल बर्डन ऑफ पोल्यूशन देखा जा रहा है। मतलब केवल जो हवा में पोल्यूशन उससे नहीं, इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से भी प्रीमेच्योर डेथ्स हो रहे हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन कहाँ से आ रहे हैं? लोग जो चूल्हा चौका यूज़ करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2016 में पूरी दुनिया के अंदर 2.45 अरब लोग घरेलू प्रदूषण से प्रभावित थे। ये आबादी दुनिया की कुल आबादी का 33.7% है, जिन्हें शहरों में घर के बाहर वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है और गांव में घर के अंदर वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
और हिंदुस्तान के लिए यह समस्या कितनी गंभीर है, आइए अब आपके सामने यह प्रदर्शित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 18, जी हां 18 हिंदुस्तान में है, और हमारे 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित ऐसे शहर हैं जो कि अपने आप में दुनिया भर को यह चिंता जताते हैं कि क्या यहां पर आकर आप वाकई में सांस ले सकते हैं। ये तमाम बातें आज इतनी खतरनाक हैं कि हम आपके सामने ये सवाल रखना चाहते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बताइए आप कैसी जिंदगी अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि कल जो आपकी अगली पीढ़ी है वो सांस न ले पाए, गैस मास्क लगाकर वो चारों तरफ घूमे, अपने घर में भी चारों तरफ एयर प्यूरिफायर लगाए और उसके बाद वो जिंदा रहे, और तब भी पता नहीं कब उसका कौन सा शरीर का कल पुर्जा खराब हो जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आसपास इतना प्रदूषण है। जनाब, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए हिंदुस्तान को बचाइए। भारत और चीन की इन दो तस्वीरों को देखिए। सर्दी के मौसम में एशिया के ये दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश एक ही मुसीबत से जूझते हैं। दोनों ही देशों की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि यहाँ वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है। लेकिन चीन के मुकाबले भारत की हालत और भी गंभीर है। चीन के मुकाबले भारत में जहरीली हवा के खतरे का अनुमान इन आंकड़ों से लगा लें कि 1990 में चीन में 1 लाख मौतों में से 146 मौत वायु प्रदूषण की वजह से होती थी, जो 2016 में 86 के स्तर तक पहुंच गई, जबकि भारत में 1990 में वायु प्रदूषण से 150 मौत होती थी, जो 2010 में घटकर महज 123 तक पहुंची। हम इंडिया की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि एक तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से फिर जो स्मोकिंग पॉपुलेशन, जो स्मोकर्स हैं जो स्मोकिंग करती हैं, वो पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया में करीबन अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 12% है जो पॉपुलेशन स्मोक करती है। एक तो ये कारण हो गया, और दूसरा हो गया हमारे पास जो व्हीकल्स का पोल्यूशन है या जो हम इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन है, ये सब आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जाहिर है, भारत से ज्यादा आबादी वाले चीन ने जिस रफ्तार से वायु प्रदूषण पर लगाम लगाई, उसके मुकाबले भारत कामयाब नहीं हो सका। भारत के अंदर ठोस ईंधन के इस्तेमाल की वजह से 43% यानी करीब 56 करोड़ की आबादी वायु प्रदूषण की शिकार है, जबकि चीन में 30% यानी 42 करोड़ की आबादी इसकी चपेट में है। ये आंकड़े बताते हैं कि वायु प्रदूषण से लोगों की जान बचाने में भारत उतना कामयाब नहीं हो सका जितनी कामयाबी चीन ने पाई है। दरअसल 5 साल पहले जिस चीन के शहर स्मॉग में खो जाते थे, लोगों का सड़क पर निकलना कम हो जाता था, जहरीली हवा की वजह से लोग बीमार पड़ने लगे थे, उस चीन ने वायु प्रदूषण के खतरे को बखूबी भांप लिया और उस पर काबू पाने के लिए कई कदम सख्ती से उठाए। 2013 में चीन ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सख्त पॉलिसी बनाई। सबसे पहले कोयले का इस्तेमाल बंद किया। कोयले से चलने वाली आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट की फैक्ट्रियां और प्लांट बंद किए गए या इको फ्रेंडली ईंधन का इस्तेमाल शुरू हुआ। 74 शहरों में PM 2.5 के स्तर की पहचान हुई और 35 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर का राष्ट्रीय औसत तय किया गया। वाहनों के लिए ईंधन के नए मानक तय किए गए और कंस्ट्रक्शन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर नियम लागू किए गए। इसके अलावा चीन के कई शहरों में स्मॉग टावर लगाए गए और साथ ही एंटी स्मॉग कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसका नतीजा सामने आया और चीन ने अब PM 2.5 के प्रदूषण पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली है। वायु प्रदूषण को लेकर जो ताजा रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें कहा गया है कि चीन ने कोयले के इस्तेमाल पर नियंत्रण कर वायु प्रदूषण पर तेजी से काबू किया है, जबकि भारत ने घर के अंदर प्रदूषण कम करने के लिए LPG और विद्युतीकरण योजना लागू करके सराहनीय कदम उठाए हैं। एक तरफ चीन ने PM 2.5 के स्तर पर काबू पा लिया है, वहीं भारत के महानगरों में लगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े अब भी खतरनाक स्तर पर बने रहते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत में वायु प्रदूषण पर सख्ती से लगाम नहीं लगाई गई तो इसकी वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। आइए अब आपको यह बताते हैं कि प्रदूषण किस तरह से आपके शरीर पर काल बनकर आघात करता है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं, उसकी लिस्ट इतनी बड़ी है कि हम क्या बताएं, लेकिन कुछ एक बीमारियां हैं जो आप तुरंत समझ जाएंगे। सबसे पहले आप अस्थमा के मरीज हो जाते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में बड़ी दिक्कतें आने लगेंगी। बच्चों के फेफड़े, जो बच्चे पैदा होते हैं, उसके साथ साथ जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनके फेफड़े बहुत छोटे और कमजोर हो जाते हैं, जिससे उन्हें सांस नहीं मिलती। सांस की दिक्कत की वजह से दिल की बीमारी बच्चों में होना बहुत आम होता जा रहा है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जाएगा। दिल की बीमारी के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर और उसके साथ साथ थ्रोम्बोसिस की बीमारी भी
बच्चों में और बड़ों में कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। प्रजनन की क्षमता लगातार प्रभावित हो रही है, यानी कि हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म असर हो रहा है। आप बच्चे पैदा कर ही नहीं पाएंगे अगर आप प्रदूषित हवा में रह रहे हैं तो। इसके साथ साथ आंखों की बीमारियां बड़े पैमाने पर होती हैं और उसके साथ साथ जहरीली हवा की वजह से आपकी त्वचा, आपके बाल, आपके नाखून पर भी जबरदस्त असर पड़ता है। ये तमाम असर आपके शरीर पर उस वक्त है जब लगातार आप प्रदूषित हवा झेल रहे हैं। और जरा सोचिए, हम हिंदुस्तानी, हम तो प्रदूषण को अपने जीवन का साथी मानते हैं। अगर हवा में धूल ना हो तो ऐसा लगता है हमें सांस ही नहीं आ रही है, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है इस प्रदूषण की। और इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि आज हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण को लेकर कहीं कोई चिंतन है ही नहीं। तमाम राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। नौकरियां देंगे, सड़क देंगे, गाड़ियां देंगे, सिलेंडर गैस देंगे, पढ़ाई देंगे, सब कुछ देंगे, सिर्फ साफ हवा नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि साफ हवा देना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए एक दिमाग, एक सोच होनी चाहिए, और यह सोच हमारे किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। और इसी वजह से आज हम बड़े पैमाने पर बीमार हैं, इतने बीमार कि आज हमारा देश बीमार होने को तैयार है। उस नौजवान की हम बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, जो आज पैदा हो रहा है। लेकिन जिस नौजवान की आप बात करते हैं नौकरी देने के लिए, उसके फेफड़े की तरफ देखिए, उसका फेफड़ा पूरी तरीके से गल चुका है। क्या राजनीतिक दलों को यह दिखाई देता है? पॉलिसी पैरालिसिस इसे कहते हैं, क्योंकि आज आम नागरिक के स्वास्थ्य का ध्यान कोई सरकार नहीं रख रही। सर्दी के दिनों में दिल्ली की सड़कों पर चलना दूभर हो जाता है। स्मॉग की हालत होती है कि बच्चों के स्कूल की छुट्टियां करनी पड़ती हैं। सांस के मरीजों से अस्पताल अटे पड़े रहते हैं। हवा में प्रदूषण बढ़ाने वाले पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM10 को कम करने के लिए सरकार कभी एंटी फॉगिंग मशीन लगाकर पानी का छिड़काव करती नजर आती है, तो कभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम बंद कर दिया जाता है, कभी पावर प्लांट्स बंद कर दिए जाते हैं, तो कभी ऑड इवन का फॉर्मूला आजमाया जाता है। लेकिन तमाम उपायों के बावजूद दिल्ली जैसे शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर खतरे के पार नजर आता है। नतीजा यह है कि भारत में वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले PM 2.5 का स्तर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत में वायु प्रदूषण पर लगाम लगा पाने में नाकामी की कई वजह हैं, जिसमें भारत में बेहिसाब बढ़ती आबादी बड़ी वजह है। सड़क पर हर रोज बढ़ रहे वाहनों की बात करें तो 15 साल में वाहनों की तादाद 3 गुनी हो गई है। नतीजा यह है कि चीन में वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों में 2% की कमी आई, तो भारत में 1.4% की बढ़ोतरी हो गई। भारत में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने में नाकामी के पीछे सरकार की योजनाओं और उन्हें लागू करने में की जा रही लापरवाही बड़ी वजह है। क्योंकि यूं तो सरकार ने वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया, वाहनों में BS6 मानक के ईंधन का इस्तेमाल करने का लक्ष्य रखा, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठोस ईंधन की जगह घरेलू गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है और बायोगैस जलाने पर रोक है। लेकिन सरकार के नियम, कानून और नीतियां इतनी लचर है कि पराली जलाने को लेकर भी किसान कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाते हैं। तमाम नियम कायदों के बावजूद भारत में वायु प्रदूषण कम होता नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रदूषण पर लगाम महज सरकार के कानून से ही नहीं, आम लोगों के बीच जागरूकता से ही लगाई जा सकती है। भारत के हेल्थ बर्डन में प्रदूषण अहम रोल निभा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण और स्वच्छ ईंधन को लेकर सरकार जागी तो जरूर है, लेकिन नीतियां अब भी फाइलों में कैद है, जिसके जमीन पर उतरने का इंतजार अब भी बरकरार है। वीडियो जर्नलिस्ट सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब बात करते हैं जज लोया के केस की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतंत्र SIT जांच से परे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे कई बातें मानी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो अभी तक मामला जांच से सामने आ चुका है, उससे ये बात स्पष्ट होती है कि जज लोया के मामले में एक बार फिर से स्वतंत्र जांच की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह डाला कि न्यायपालिका को बदनाम करने की एक साजिश है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अपने आप में बहुत तल्ख और उसके साथ साथ काफी विचारणीय है। महाराष्ट्र के CBI जज BH लोया की साल 2014 में हुई मौत की जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मंशा पर भी सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ कहा कि जज लोया की मौत की दोबारा जांच कराने का सवाल ही नहीं उठता। इतना ही नहीं,
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां भी की हैं। कोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना अवमानना है। जनहित याचिका का मजाक बनाया गया है। जज लोया की सामान्य मृत्यु हुई है, इसमें कोई शक नहीं। इस मामले की SIT जांच नहीं कराई जाएगी। कारोबारी या राजनीतिक झगड़े कोर्ट से बाहर निपटाएं। PIL की आड़ में कोर्ट का वक्त बर्बाद न करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो लोग जज लोया के साथ आखिरी वक्त तक रहे, उनके बयान पर शक करने का कोई आधार नहीं। आज मोहर लगा दिए, सारी पिटिशंस डिसमिस किए। कोर्ट ने स्ट्रांगली वर्डेड ऑब्जर्वेशंस कहे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कंसेप्ट के बारे में। कोर्ट ने जजेस के स्टेटमेंट्स को बिलीव किया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उस पर बिलीव किया है और अकॉर्डिंगली सारी पिटिशन डिसमिस की। कोर्ट का फैसला सर आंखों पर मानना होगा। अब कोर्ट ने जो कहा उसको मानना होगा और जजमेंट पढ़ेंगे और जजमेंट पढ़ने के बाद आगे का फैसला लेंगे। और एक दिन जिएगी और एक दिन लड़ेंगे। जज लोया की मौत को लेकर याचिकाकर्ता ने सोहराबुद्दीन केस की सुनवाई का हवाला दिया था, लेकिन अदालत में ये सारी दलीलें खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई चुनाव में वोटरों के सामने लड़े, इसके लिए कोर्ट का इस्तेमाल ठीक नहीं। जिस तरह बॉम्बे हाईकोर्ट की जजों की नीयत पर सवाल उठाए गए, वो अपने आप में अदालत की अवमानना का मामला बनता है, लेकिन हम फिलहाल ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। जज लोया की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके बाद सियासत और तेज हो गई है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप बड़े पैमाने पर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि राहुल गांधी को इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए, जबकि कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हर मुद्दे पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर चील और गिद्ध की तरह हमला कर रही हैं। इससे नीचा स्तर भारत की राजनीति में आज से पहले कभी नहीं हुआ। भारत के राजनीति में जुडिशरी को सड़क पर खींच के लाने का प्रयास जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसके लिए राहुल गांधी जी को क्षमा याचना करनी चाहिए। और केवल क्षमा याचना नहीं, उन्हें शर्म से उनका सर झुक जाना चाहिए कि इस प्रकार का अटेम्प्ट उन्होंने भारत जैसे महान लोकतंत्र में, भारत जिसकी जुडिशरी इतनी जानी मानी जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, प्रसिद्ध जुडिशरी है पूरे विश्व में, उसके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र किया है। देश में इतना बड़ा शक हो, और शक इसलिए हो रहा है क्योंकि जज लोया जिस मामले की सुनवाई कर रहे थे उसमें सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी मुख्य अभियुक्त थे, और उनके जाने के बाद जो दूसरे जज साहब आते हैं वो पहली हियरिंग में ही उनको छोड़ देते हैं, उनको निर्दोष बताते हैं। तो देश में एक शक का वातावरण था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के इसको इस शक के वातावरण में सबका संज्ञान लेते हुए इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी बनाने या जांच समिति निर्धारित करने का एक फैसला देना चाहिए था। राजनीति के अखाड़े में जो दो हाथ हो रहे हैं वो तो आपके सामने हमने प्रदर्शित किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने PIL यानी कि जनहित याचिका को लेकर जो अपनी टिप्पणी की है, उससे हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये पहली टिप्पणी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी स्पष्ट तौर से कहा हुआ है कि जनहित याचिका को एक माध्यम नहीं बनाया जा सकता राजनीति के अखाड़े के तौर पर। आइए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल जनहित याचिका पर क्या क्या मानक रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं के बारे में यह कहा है कि कई याचिकाकर्ता ऐसा हैं जो कि जनहित याचिका को उसका दुरुपयोग करते हैं। जनहित याचिका के नाम पर वो शोहरत हासिल करना चाहते हैं जिसके जरिए वो सुर्खियों में बने रहें। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो जनहित याचिका सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो राजनीतिक लाभ उठा सकें या किसी राजनीतिक दल का उल्लू सीधा कर सकें। ये तमाम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की है जो हम अभी आपके सामने रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे याचिकाकर्ताओं को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है क्योंकि जनहित याचिका आम लोगों की भलाई के लिए बनाया गया था। गैर जरूरी जनहित याचिका यानी कि PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह डाला था कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो फर्जी जनहित याचिका दायर करते हैं उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा था कि 80% PIL का मकसद लोगों को ब्लैकमेल करना है। गैर जरूरी PIL दरअसल कोर्ट क्या वक्त बर्बाद करते हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। ये तमाम टिप्पणियां प्रदर्शित करती हैं कि आज PIL को लेकर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सजग है। और अब बात करते हैं एक और राजनीतिक मसले की, और वो है मक्का मस्जिद।
मक्का मस्जिद में जिस तरह से एनआईए की ढिलाई की वजह से सभी आरोपियों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, उस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तो लगातार तनातनी बनी ही हुई है। और तथाकथित तौर पर हिंदू आतंकवाद शब्द के इस्तेमाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर बहुत आक्रामक है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये जनाब तो हर जगह राजनीति का एक मसला ढूंढ ही लेते हैं, तो इन्होंने अब ऐसी अपील की है जो अपने आप में बड़ी अजीब सी है। इनका कहना है कि ये उन लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं जिनके परिजन मक्का मस्जिद ब्लास्ट में मारे गए थे, वो 9 लोग, और उन लोगों के परिवारों को मदद देने के लिए ये पूरे तरीके से कानूनी प्रक्रिया में जो खर्च है उसका वाहन भी करने को तैयार हैं। सवाल ये है कि जब कोई भी आरोपी बचा ही नहीं है तो कौन सा मुकदमा चलेगा, कौन सी जांच होगी? एनआईए भी जांच कर चुकी साहब, अब बचा ही क्या है? मक्का मस्जिद केस में असीमानंद समेत 5 आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन इस फैसले पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने अब इस मामले को लेकर एक नया कार्ड खेलने की कोशिश की। ओवैसी ने एनआईए पर सवाल उठाए हैं। साथ ही ओवैसी पीड़ितों के परिवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती देने के लिए कानूनी सहायता देने की बात कह रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर महलूकीन में से कोई एक खानदान भी कहता है कि हम अपील करना चाह रहे हैं तो हम तैयार हैं। हम इतने गरीब और इतने नहीं है कि हम इनकी कानूनी मदद नहीं कर सकते, हम तैयार हैं। हम इज्तिमाई तौर पर किसी भी एक मरने वाले के, शहीद होने वाले के खानदान की तरफ से कोर्ट में केस डालने को तैयार है। अगर वो तैयार है तो हम लड़ेंगे कानूनी तौर पर। अल्लाह ने हमको इतना कमजोर नहीं किया, जितना भी अल्लाह ने दिया तो अल्लाह ने एक मकसद के तहत दिया। अभी इन्हीं 3-3.5 सालों में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम नौजवान, जिनको कि पिछली सरकार ने आतंकवादी बना करके राजद्रोही गतिविधियों में जेल भेज दिया था, उनको अलग अलग कोर्ट्स ने उनको बाइज्जत रिहा किया है। जिनको कि पिछली सरकार ने, सेकुलरिज्म के सूरमाओं की सरकार ने आतंकवादी और राजद्रोही बना करके जेल भेजा था, तब तो कोई सवाल नहीं हुआ, ना उठना चाहिए था। मुझे लगता है कि जो कोर्ट के फैसले हैं उस पर सवाल उठाने की और उस पर जो है वो टिप्पणी करने की, उस पर जो है वो अपने बहुत बड़े ज्ञानी प्रवचन देने की जो लोगों की आदत है वो ठीक नहीं है। हैदराबाद के मक्का मस्जिद में 2007 में बम धमाके हुए थे। 11 साल बाद इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 5 आरोपियों को बरी कर दिया है। अब इसी फैसले को लेकर सियासी हंगामा मचा है, जो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। टीम न्यूज़ नेशन। देश के 11 राज्यों में एटीएम के ऊपर लगा है नगदी नहीं है। इसके बावजूद केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि पूरे देश में पर्याप्त नगदी है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है जनाब, तो यह दिक्कत सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह दैविक प्रकोप है। या तो दैविक प्रकोप हमारे देश में होता है या फिर कोई विदेशी हाथ होता है, क्योंकि वित्त राज्य मंत्री का यह कहना है कि हमारे देश में 80% एटीएम काम कर रहे हैं, उसमें पैसा है। तो अगर जिस एटीएम में आप पहुंचते हैं उस पर लिखा है नगदी नहीं है, तो यह मान लीजिए कि वित्त मंत्री की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई ये विदेशी साजिश है जिसके तहत एटीएम में पैसे नहीं है, कोई ना कोई साजिश कर रहा है। और अगर कहीं कोई साजिश नहीं कर रहा है तो दैविक प्रकोप है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। आधे हिंदुस्तान के ज्यादातर एटीएम में अब भी नकदी की किल्लत नजर आ रही है, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले हालात तेजी से सुधर रहे हैं। बावजूद इसके लोगों को कैश निकालने में दिक्कत तो हो ही रही है। बहुत मुश्किल है भाई, स्टूडेंट है, आप सोच सकते हैं। हम लोग को हर काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, इवन खाना खाने के लिए। एक वक्त खाना खाने के लिए कैश रहना चाहिए। नहीं, पैसा तो नहीं निकला। कैश मिला नहीं। एटीएम में कैश की किल्लत के जल्द खत्म होने का दावा सरकार कर रही है और आरबीआई वित्त राज्य मंत्री का दावा है कि 80% एटीएम में कैश की किल्लत नहीं है। देखो, पिछले 2 दिनों से सरकार ने, आरबीआई ने, दोनों ने स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से किया है और आज मैं समझता हूं कि देश के 80% से ऊपर के एटीएम्स में पैसे है, जहां भी कोई जाएगा वो है। सूत्रों के मुताबिक आमतौर पर 10 से 12% एटीएम किसी न किसी कारणवश रखरखाव के लिए बंद रहते हैं, यानी सामान्य दिनों में भी 88% एटीएम ही काम करते हैं। नकदी की किल्लत की खबरों के बीच 80% एटीएम का संचालित होना सामान्य माना जाएगा।
अगर 80% एटीएम सही हैं, तो फिर लोगों को एटीएम से पैसे क्यों नहीं मिल रहे? ये एक बड़ा सवाल है। अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया, अगर जिस तरीके से डिमांड है, क्योंकि फिर एक पैनिक हो जाता है। अभी सब लोग जब भी एटीएम पे जाते हैं तो उनको कैश नहीं मिल पाता है, तो फिर वो सोचते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम और ना हो जाए, तो जहां से भी उनको मिलता है फिर वो इकट्ठा करना चाहते हैं। तो इस स्थिति को नहीं आने देना चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द इसके ऊपर एक अच्छा प्रयास करके जो कैश है वो अच्छी मात्रा में लोगों को जितना डिमांड है उतना मुहैया करवा देना चाहिए। इन सब के बीच एक और खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक नासिक के सरकारी टकसाल में इंक का स्टॉक खत्म हो गया था, जिसकी वजह से नोटों की छपाई का काम नहीं हो सका। हालांकि बाकी 3 प्रिंटिंग प्रेस में नोट की छपाई का काम होता रहा। देश में करेंसी के फ्लो को चेक करने के लिए तमाम अथॉरिटीज हैं, लेकिन बैंकों का मानना यह है कि इस मामले पर पहले ही आरबीआई को चेताया जा चुका था, लेकिन आरबीआई ने कोई एक्शन इस पर नहीं लिया। माना यह जा रहा है कि करीब 30% ही बैंक में करेंसी का फ्लो हुआ, जिससे ये कमी बढ़ती चली गई और अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने कैश की सप्लाई सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय के बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को नकदी संकट के हालात का जायजा लिया। सभी बैंकों को निर्देश दिया कि जिन 5-6 राज्यों में एटीएम में नकदी की दिक्कत आ रही है, वहां 80% एटीएम में नकदी उपलब्ध कराई जाए। महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में हाल ही के दिनों में एटीएम में कैश की किल्लत की खबरें आई हैं। इस बीच देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कहा है कि शुक्रवार तक कैश की उपलब्धता की स्थिति सामान्य हो जाएगी। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली वाली इस बात को लेकर राहत की सांस ले सकते हैं कि अब अगर अगली बार बिजली कटी तो बिजली कटने का खामियाजा बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनियों को देना पड़ेगा। यानी कि अब सरकार ने तय कर लिया है कि वो तमाम कंपनियां जो बिजली सप्लाई कर रही हैं आम ग्राहकों तक, अगर वो कंपनियां बिजली सही समय पर नहीं दे पाती और बिजली की कटौती होती है तो इसके लिए हर्जाना उन कंपनियों को भरना पड़ेगा। एलजी अनिल बैजल और सीएम केजरीवाल का साथ बिजली कंपनियों को बड़ा झटका दे गया। एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार की उस योजना को मंजूरी दे दी है जिसके जरिए राजधानी में बिजली कंपनियों की मनमानी पर रोक लग सकेगी। अब बिजली कंपनियों को अघोषित बिजली कटौती के लिए ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। इस योजना के तहत बिना किसी घोषणा के बिजली कटौती के पहले घंटे के लिए बिजली कंपनियों को जुर्माना भरने से छूट मिलेगी, लेकिन इसके अगले घंटे के लिए उन्हें 50 रुपए का जुर्माना देना होगा और इसके बाद हर घंटे के लिए 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। पहले घंटे के लिए जुर्माने में छूट भी दिन में एक बार ही दी जाएगी। योजना के मुताबिक ग्राहकों को दिया जाने वाला मुआवजा उनके बिजली के मासिक बिल में जोड़ा जाएगा। अगर विद्युत वितरण कंपनियां मुआवजा नहीं देती हैं तो ग्राहक दिल्ली विद्युत नियामक प्राधिकरण में शिकायत भी कर सकते हैं। केजरीवाल सरकार मुआवजे को लेकर ये मुहिम तो 2016 से ही चला रही थी। तब दिल्ली के उपराज्यपाल रहे नजीब जंग ने सरकार की बात नहीं मानी, लेकिन इस बार अनिल बैजल ने फैसले पर मुहर लगा दी है। ये शायद पहला मौका है जब ग्राहकों को जुर्माना वसूलने का मौका मिल रहा है, वरना अब तक तो वही बिजली कंपनियों के मनमाने रवैये का झटका झेलते रहते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। क्या 23 अप्रैल को धरती से एक ग्रह के टकराने की खबर अपने आप में सही है? कुछ अटपटी सी बात नहीं लगती आपको? लेकिन जिस तरह से तमाम खबरें सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ सिद्धांतकार और उसके साथ साथ कुछ एस्ट्रोनॉमर ये मान रहे हैं कि एक अनजाना ग्रह जिसे प्लैनेट एक्स कहा जा रहा है वो बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि कई ऐसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जो इस पूरे मामले पर अपनी राय स्पष्ट रखते हुए कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी थियरी गलत है। प्लैनेट एक्स या कोई डेथ प्लैनेट नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आज भी एस्ट्रोफिजिसिस्ट का एक बहुत बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि पृथ्वी के लिए अगले कुछ एक दिन बहुत संकट भरे हो सकते हैं। धरती पर जिस सबसे बड़े खतरे की आशंका जताई जा रही है वो बस 23 अप्रैल को घटने वाली है। यानी चंद घंटे बचे हैं जब एक अनजाना ग्रह आकर हमारी धरती से टकरा सकता है। इस आशंका को सच मानने वालों का कहना है कि धरती पर तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के कुछ समर्थकों की माने तो 23 अप्रैल 2018 को धरती से टकरा सकता है एक ग्रह।
कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि 23 अप्रैल को धरती, सूर्य, बृहस्पति सीधी रेखा में आ जाएंगे और इसी के साथ एक अनजाना ग्रह धरती के करीब आएगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के सिद्धांतकारों की माने तो धरती के पास जो प्लेनेट आएगा उसको नाम दिया गया है प्लेनेट एक्स, जिसे आसमान में साफ देखा जा सकेगा। लेकिन यही प्लेनेट एक्स की धरती से टक्कर हो सकती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के समर्थक डेविड मिडे ने इस अनजाने ग्रह के बारे में कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस ग्रह की वजह से धरती पर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ज्वालामुखी फूटेंगे, विनाशकारी भूकंप भी आएंगे। ये एक तरह से विनाश की शुरुआत होगी, जैसा कि बाइबल में लिखा है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि डेविड मिडे के दावों में कितना दम है। उन्होंने ज्यादातर दावों को बाइबल से जोड़ा है। इससे पहले भी उन्होंने अपने सिद्धांतों के आधार पर ऐसे दावे और भविष्यवाणी की थी, जिसमें धरती पर किसी ग्रह के टकराने से तबाही की शुरुआत की बात कही गई थी। बाद में इन्हीं विचारों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम दिया गया। पिछले साल सितंबर में भी ऐसा ही दावा किया गया था, जिसमें प्लेनेट एक्स, निबिरू के धरती से टकराने की बात कही गई थी। हालांकि नासा ने इस दावे को झूठा करार दिया था और खारिज कर दिया था, और वाकई ऐसा हुआ भी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गलत साबित हुई। दुनिया के खत्म होने की जो संभावना के बारे में जो प्रेडिक्शंस कई बार हो चुके हैं, ये बहुत पुरानी बात है और हर बार यह खोखला निकलता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो बिल्कुल इसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि दुनिया के ख़त्म होने का मतलब अचानक जो ख़त्म होने की बात है वो तो कोई दुर्घटना से ही होगी, कोई 2 ग्रह टकरा गए या कोई तारे टकरा गए पृथ्वी से, और ऐसा हो नहीं सकता। एक और विज्ञान का दावा है तो दूसरी ओर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का समर्थन करने वालों की बातें हैं। जो थ्योरी दावा कर रही हैं कि धरती पर कयामत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तबाही करीब है। लेकिन ऐसे दावे पहले भी कल्पनाओं से प्रेरित साबित हुए हैं और विज्ञान की माने तो 23 अप्रैल का दावा भी पहले जैसा ही खोखला है। टीम न्यूज़ नेशन। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरी की बात हम लगातार सुनते आए हैं, लेकिन अभी तक इसमें से किसी भी ऐसी थियरी को सत्यापित नहीं किया जा सका है। हाँ, ये जरूर है कि धरती पर एस्ट्रॉइड्स बड़े संख्या में गिरते हैं, और जब ये गिरते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता जिसकी वजह से धरती के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा जाए। मीटियोर्स या मीटेराइट के गिरने की बातें हमने अक्सर देखी हैं। कई बार आसमान में आप इस तरह की गतिविधियों को देखते हैं जो कि वाकई में एक बहुत एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन के तौर पर सामने आती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आसमान से अब तक 2700 से ज्यादा एस्ट्रॉइड्स गिर चुके हैं, और इसके बावजूद अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसने धरती के अस्तित्व को ही खतरे में डाला हो। वो अंतरिक्ष से धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वो जल्द ही धरती पर तबाही की दस्तक दे सकता है। धरती से उसकी टक्कर विनाश को अंजाम दे सकती है। क्योंकि वो अंतरिक्ष में भटकता विशाल एस्टेरॉइड है। इसकी लंबाई चौड़ाई ही उससे होने वाले खतरे का एहसास करा रही है। दावा है कि यह एस्टेरॉइड पेरिस के एफिल टावर जितना लंबा चौड़ा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चेतावनी दी है कि इसी सप्ताह पेरिस के एफिल टावर जितना विशाल एस्टेरॉइड धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नासा ने अंतरिक्ष से आते इस खतरे का नाम JP 2016 बताया है, जो शुक्रवार को यानी 20 अप्रैल को ही हमारी धरती के करीब से गुजरेगा। नासा के मुताबिक यह एस्टेरॉइड 5 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती के नजदीक बढ़ रहा है और धरती से करीब 20 लाख मील दूर से ये गुजरेगा। नासा के मुताबिक भले एफिल टावर जितना विशाल ये एस्टेरॉइड धरती से करीब 20 लाख मील दूरी से गुजरेगा, लेकिन अंतरिक्ष में ये दूरी काफी कम है, यानी कि खतरनाक है, और एस्टेरॉइड के रास्ते में मामूली बदलाव भी धरती के लिए खतरा बन सकता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इस खगोलीय घटना को लेकर चिंतित हैं। वैज्ञानिकों की चिंता सिर्फ इसकी रफ्तार को लेकर नहीं है। बल्कि नासा के मुताबिक अंतरिक्ष से धरती की तरफ बढ़ती इस आफत का साइज भी काफी ज्यादा है। इस एस्टेरॉइड का व्यास 110 मीटर से 360 मीटर के बीच है।
जो एफिल टावर से ज्यादा विशाल बनाता है। एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एस्टेरॉयड 5 साल पहले रूस के चेलाबिंस्क में तबाही मचाने वाले मेटियोर से साइज में दोगुना है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने पर किसी बड़ी तबाही की आशंका नहीं है। इस एस्टेरॉयड को एरिजोना के टक्सन में कैटालिना स्काई सर्वे ने खोजा था। हालांकि धरती के बेहद करीब से गुजरने वाले इस एस्टेरॉयड के खतरे को लेकर पहले आगाह किया जा रहा था। वैज्ञानिकों ने अब तक अंतरिक्ष में 8000 से ज्यादा एस्टेरॉयड को खोज निकाला है, जो 140 मीटर चौड़े हैं। धरती से इनके टकराने पर पूरे अमेरिका में तबाही मच सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष से आने वाली आफत का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में बेनू नाम का एस्टेरॉयड भी चक्कर लगा रहा है, जो 1500 मीटर चौड़ा है। इतना ही नहीं, नासा के मुताबिक अंतरिक्ष में 17,000 ऐसे अनजान खतरे हैं जो धरती पर कभी भी बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिकों की नजर आसमान की ओर टिकी है। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल हम डरते क्यों हैं? उस अनजान चीज से हम डरते हैं जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि एस्टेरॉयड्स या ये उल्का पिंड लगातार बड़ी संख्या में पृथ्वी पर गिरते रहे हैं और उसकी वजह से कई बार बड़ा नुकसान भी हुआ है। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर की पूरी आबादी एक बड़े एस्टेरॉयड की गिरने की वजह से हुई। कुछ लोगों ने उसे बड़े भौगोलिक गतिविधि यानी कि ज्वालामुखी के फटने से भी जोड़कर देखा, लेकिन ये वो तत्व है जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। एस्टेरॉयड्स बड़ी संख्या में पृथ्वी पर गिरते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब वो पृथ्वी की तरफ आते हैं तो उसे पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है और इसमें वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाता है। और यही हमारे लिए सुरक्षा का एक बड़ा कवच भी है। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये खगोलिक घटना हमारे जीवन का हिस्सा जरूर है, लेकिन चूंकि इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए डरना भी आवश्यक है। सौर मंडल में 9 ग्रहों के अलावा असंख्य खगोलीय पिंड सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं। इनकी सूरज से दूरी, इनके आकार और इनके स्वरूप के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। इन खगोलीय पिंडों को मूल रूप से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिनमें एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह, मेटीरियोरॉइड यानी उल्का, मेटीरियोर मतलब पुच्छल तारा, मेटीरियोराइट्स मतलब उल्का पिंड और कॉमेट मतलब धूमकेतु होता है। सौर मंडल में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच के हिस्से में फैले असंख्य खगोलीय पिंडों को एस्टेरॉयड कहते हैं। इनकी बनावट की बात करें तो ये धातु, खनिज और ठोस चट्टानों के बीच बने होते हैं। सूर्य से दूरी के मुताबिक ये पिघलते या नष्ट नहीं होते हैं। यही एस्टेरॉयड कई बार पथ से अलग धरती के करीब भी चले जाते हैं। एस्टेरॉयड्स जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। एस्टेरॉयड्स के इन्हीं छोटे टुकड़ों को मेटियोरॉइड्स कहते हैं। मीटियोराइड अगर पृथ्वी के करीब आता है तो वायुमंडल में घुसते ही वायु के दबाव से वो जल उठता है। अक्सर धरती की सतह पर पहुंचने से पहले ही वो लुप्त होता है। आकाश में कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में पुच्छल तारा कहा जाता है। बनावट के लिहाज से एस्टेरॉयड और कॉमेट में मूलभूत फर्क है। एस्टेरॉयड जहां ठोस चट्टानों और धातु के बने हो सकते हैं, वहीं कॉमेट यानी धूमकेतु बर्फ और गैस से बने होते हैं। ये खगोलीय पिंड जब सौर मंडल में सूरज के नजदीक पहुंचते हैं तो उच्च तापमान में आते ही भाप बनकर उड़ जाते हैं। ऐसे में इन्हें धुएं में तब्दील होता देखा जाता है। यही वजह है कि इनका नाम धूमकेतु रखा गया है। टीम न्यूज़ नेशन। और आज का दिन हमारे लिए वाकई में बड़ा ऐतिहासिक है, और वो इसलिए
क्योंकि अंतरिक्ष में भारत को पहली कामयाबी आज ही 43 साल पहले मिली थी। 19 अप्रैल 1975 को हिंदुस्तान ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था। आर्यभट्ट का नाम आज हम गर्व से इसलिए लेते हैं, न सिर्फ क्योंकि ये एक प्रसिद्ध और महान गणितज्ञ का नाम है, बल्कि इसलिए क्योंकि जब हिंदुस्तान ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था, उस वक्त क्या आप जानते हैं कि सैटेलाइट को ले जाने के लिए हमारे पास कोई वाहन नहीं था। बैलगाड़ी पर आर्यभट्ट सैटेलाइट को लेकर ले जाया गया था। साइकिल पर उसके कुछ उपकरण रखे गए थे और उसके बाद आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। एक वो दिन था और ये आज का दिन है जब हम मंगल तक मंगलयान भेजते हैं और दुनिया हमारे लिए वाहवाही करती है, क्योंकि हम सबसे कम कीमत पर अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करते हैं। षटकोण के आकार की इस डब्बानुमा चीज ने आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की कामयाबी की नींव डाली थी। 360 किलोग्राम के इस सैटेलाइट को रूस के कॉस्मोस रॉकेट के जरिए भेजा गया था, लेकिन उससे पहले इस सैटेलाइट को बनाने के लिए कोई उम्दा भवन तक नहीं था। कहते हैं कि एक शौचालय में सुधार करके उसी कमरे में इस सैटेलाइट को बनाया गया था। तब इस उपग्रह को बनाने में तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। अंतरिक्ष में भारत की ये कामयाबी इतनी यादगार थी कि रिजर्व बैंक ने 2 रुपए के नोट पर इस सैटेलाइट की तस्वीर लगाई थी। तस्वीरों में बेहद सामान्य सा दिखने वाला ये उपग्रह 1.4 मीटर व्यास का एक 26 तरफा बहुभुज था, जिसमें चारों ओर सोलर सेल्स लगे हुए थे। इस उपग्रह का प्रक्षेपण इसलिए भी भारत के लिए यादगार क्षण है क्योंकि अंतरिक्ष में उठाया गया भारत का ये कदम अभी तक थमा नहीं है और अब तक 100 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुका भारत अंतरिक्ष में चंद्रमा और मंगल तक के मिशन पर काम कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसा लग रहा है जैसे कि दुनिया के 2 बड़े देशों के 2 बड़े नेताओं की मुलाकात का ये काउंटडाउन दुनिया की सांस रोके बैठा है। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात के लिए। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचेंगे और यह मुलाकात होगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर मुलाकात अच्छी नहीं हुई तो बीच में उठकर निकल बैठेंगे, लेकिन अपने आप में यह मुलाकात का होना बहुत मायने रखता है। कभी एक दूसरे को परमाणु हमले की धमकी दी, कभी न्यूक्लियर बटन को लेकर दोनों में हुई तकरार और अब दोनों एक दूसरे से मिलने को हैं तैयार। कुछ महीने पहले तक एक दूसरे के दुश्मन देश अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच रिश्ते सुधरने के संकेत मिल रहे हैं। खबरों की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन की मीटिंग का रोड मैप तैयार हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप और किम के बीच ये ऐतिहासिक मुलाकात मई या जून में हो सकती है। खबर ये भी है कि ट्रंप खुद उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग भी जा सकते हैं। मीटिंग की तैयारियों के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर हाल ही में किम जोंग उन से मिलकर लौटे हैं, जिसकी पुष्टि खुद ट्रंप ने अपने ट्वीट के जरिए की। किम और पोम्पिया की मुलाकात पिछले हफ्ते नॉर्थ कोरिया में हुई। ये मुलाकात बेहद अच्छी रही और दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर हुए। आगे की मीटिंग के लिए तैयारी जारी है। परमाणु निशस्त्रीकरण पूरी दुनिया के लिए बड़ी चीज होगी, खुद नॉर्थ कोरिया के लिए भी। दरअसल दोनों नेताओं की मुलाकात इस शर्त पर तय हुई है कि नॉर्थ कोरिया अपने एटॉमिक प्रोग्राम बंद करेगा, साथ ही कोई मिसाइल टेस्ट भी नहीं करेगा, जिसके लिए किम ने हामी भी भर दी थी। मगर सन की तानाशाह कब अपनी बात से पलट जाए कोई नहीं जानता। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर मुझे लगता है कि ये बातचीत सफल नहीं होगी तो किसी भी वक्त मैं अपना इरादा बदल सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर बैठक के दौरान भी लगा कि कुछ नतीजा नहीं निकलने जा रहा तो मैं बीच में ही उठकर बाहर निकल सकता हूँ। जाहिर है जिस दोस्ती की नींव ही शर्तों पर टिकी हो उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल ट्रंप और किम की इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं और इस मुलाकात के क्या नतीजे निकलेंगे इसके कयास भी लगने शुरू हो गए हैं। तानाशाह किम के साथ बातचीत की शर्तें क्या होंगी, बिसात पिछानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू कर दी है। इस बातचीत के परिणाम तो दूर की कौड़ी है, लेकिन फिलहाल इन शर्तों से साफ दिख रहा है कि नतीजे सिफर ही साबित होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया का सिरफराज तानाशाह किम जोंग उन। ये दोनों शख्सियत दरअसल एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं कि इनकी मुलाकात भी बड़ी जबरदस्त होगी।
दुनिया भर में इसे लेकर कौतूहल है कि आखिरकार ये मुलाकात होगी तो कैसी होगी, क्या बातचीत होगी, कौन किसकी क्या तारीफ करेगा, कौन किसके हेयर स्टाइल के बारे में ज्यादा तारीफ करेगा, और कहीं इस बातचीत के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन के हेयर स्टाइल में दिखाई दें और किम जोंग उन डोनाल्ड ट्रंप की हेयर स्टाइल में दिखाई दें, क्योंकि ये दोनों बड़ी शख्सियत हैं अपने आप में अलग अलग तरीके की। लेकिन अगर आप इसे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो इससे एक बात साफ हो जाती है इस मीटिंग के बाद कि अगर ये मीटिंग होती है और इसके परिणाम सही निकलते हैं तो चीन का वर्चस्व दुनिया के राजनीति में बहुत गहरा हो जाएगा। ट्रंप और किम की मुलाकात के मायने क्या हैं? 18 साल बाद क्यों करीब आ रहे हैं दो दुश्मन देश? अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, दोनों देशों की अदावत जग जाहिर है। करीब 18 साल बाद ऐसे सहयोग बन रहे हैं जब नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के प्रतिनिधि एक मंच पर आने को तैयार हुए हैं। आखिरी बार अक्टूबर 2000 में बिल क्लिंटन ने अपनी विदेश मंत्री को नॉर्थ कोरिया भेजा था। विदेश मंत्री मैडलिन ने किम जोंग उन के पिता और नॉर्थ कोरिया के तत्कालीन शासक किम जोंग इल से मुलाकात की थी। मगर बीते कुछ साल में अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच खाई और गहरी होती गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जो देश एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे वो अचानक दोस्ती की राह पर चलने के लिए तैयार कैसे हो गए। यूं तो ट्रंप और किम की मुलाकात उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम को खत्म करने के लिए एक खास कदम माना जा रहा है, लेकिन जानकारों की माने तो इसके पीछे ट्रेड वॉर का डर भी शामिल है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान चीन को हो सकता है। दरअसल यूएस और चीन के बीच कुल ट्रेड डील 648.5 बिलियन डॉलर की है। अगर ट्रेड वॉर बढ़ता है तो चीन को नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल उत्तर कोरिया के मुद्दे पर अमेरिका चाहता था कि चीन उसे सख्त लहजे में समझाए और इसके लिए वो उत्तर कोरिया के साथ व्यापार पर रोक लगाए, लेकिन अमेरिका को लगता है कि चीन ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर किम जोंग उन और ट्रंप की मीटिंग सक्सेसफुल रहती है तो चीन को भी इसका फायदा होगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन भी अब उत्तर कोरिया से अपने रुख में बदलाव लाने के लिए दबाव डाल रहा है, क्योंकि इससे चीन और अमेरिका के संबंध भी बेहतर होंगे और दोनों देशों के बीच हालिया ट्रेड वॉर में बदलाव भी दिख सकता है, जो चीन के लिए बेहद फायदे का सौदा होगा। न्यूज़ नेशन। अगर आप कूटनीति की बात करें और खास करके अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की, तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी सिर्फ ताकत और उसके साथ साथ आर्थिक समृद्धि इसी के ऊपर आधारित होती है। और यही वजह है कि आज किम जोंग उन और अमेरिका के राष्ट्रपति एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं या बैठने की कोशिश की जा रही है। और इसी वजह में चीन कैसे अपनी वजूद को तलाशते हुए आगे बढ़ रहा है, इसकी एक और बानगी है कि चीन ने ताइवान चैनल पर युद्ध अभ्यास किया है। और इस युद्ध अभ्यास के जरिए चीन दरअसल ये प्रदर्शित करना चाह रहा है ताइवान पर कि आज सैन्य शक्ति के आधार पर चीन जब चाहे तब ताइवान को अपने साथ मिला सकता है। ताइवान हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि वो चीन से इतर अपने एक अलग आज़ाद भूमिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखा जाए, लेकिन चीन ने दुनिया में इस बात की हलक फैला रखी है कि ताइवान पर सिर्फ उसका और उसका कब्जा है। समंदर के सीने पर परवाज करते पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के हेलीकॉप्टर, समंदर के ऊपर फलक से हेलीकॉप्टर से दागी जा रही है मिसाइल। ताइवान चैनल पर यह है चीन का युद्धाभ्यास। यह चीन की मिलिट्री ड्रिल की गूंज से ताइवान दहल गया। सवाल उठने लगे कि क्या ताइवान को डराने की साजिश कर रहा है चीन? तस्वीरें तो कुछ यही बयां कर रही हैं, लेकिन ताइवान की मीडिया का दावा है कि चीन का ये युद्धाभ्यास किसी तरह की उकसावे की कार्रवाई नहीं है। उधर चीन ने भी वॉर एक्सरसाइज और ताइवान के बीच किसी किस्म के कनेक्शन से इनकार किया है, लेकिन अभ्यास के कमांडर का बयान काफी कुछ बयां कर गया। एक्सरसाइज के कमांडिंग ऑफिसर ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कहा, हमने रियल टाइम एक्सपीरियंस का अनुभव हासिल करने के लिए ये लाइव फायर ड्रिल की है। इसके जरिए हमने दिन और रात में लगातार हमलों को कोऑर्डिनेट करने का अभ्यास किया है। साथ ही मल्टीपल एम्यूनिशन और प्रोजेक्टाइल फायर करने की भी प्रैक्टिस जवानों ने की है। माना जा रहा है कि चीन ने यह अभ्यास हाल ही में ताइवान के युद्धाभ्यास के जवाब में किया है। ड्रैगन ने जिस इलाके में यह युद्धाभ्यास किया वो भी ताइवान के सामने है। यही वजह है कि जानकारों ने चीन के इस युद्धाभ्यास को उसकी ताइवान नीति से जोड़ा। दरअसल अमेरिका की नई ताइवान नीति के बाद से ही ताइवान और चीन के बीच तनाव बरकरार है और इसी वजह से चीन हर वो आक्रामक कदम उठा रहा है जिसके जरिए ताइवान को अमेरिका की तरफ झुकने से रोका जाए। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए खबर आपको दिखाते हैं जो ये प्रदर्शित करती है कि कई बार पैसे की चकाचौंध अपनी जगह धरी की धरी रह जाती है और लोग कैसे वैराग का जीवन अपना लेते हैं। सूरत में एक बड़े हीरा कारोबारी के 12 साल के बेटे ने संन्यास ले लिया और जब वो संन्यास ले रहा था
तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो संन्यास लेने के पहले उसका आवरण था और संन्यास लेने के बाद उसका आवरण है, जमीन आसमान का फर्क दिखा है इसमें। मैं सबको संदेश यही देना चाहूंगा कि सच्चा मर्द तो यही है, तो ये आपको यही अपनाना चाहिए। चेहरे पर तैरती मुस्कुराहट और अंदाज में बचपना, मगर बातों में उम्र से कहीं ज्यादा संजीदगी। ये है भव्य शाह, सूरत के नामी हीरा कारोबारी के बेटे हैं। उम्र महज 12 साल है। जिस उम्र में आम बच्चे खेलकूद को ही जीवन मानते हैं, उस उम्र में भव्य ने सांसारिक मोहमाया त्याग कर धर्म का रास्ता चुन लिया है। 12 साल के भव्य जैन सन्यासी बन गए। इन्होंने दीक्षा लेकर ईश्वर की राह पर चलने का फैसला किया है और अपने इस फैसले से वो बेहद खुश हैं। मुझे अभी बहुत ही आनंद आ रहा है कि आज मैं परम के मार्ग पे जा रहा हूँ। मैं सबको संदेश यही देना चाहूँगा कि सच्चा मर्द तो यही है, तो ये आपको यही अपनाना चाहिए। हालांकि मोहमाया त्यागने से पहले भव्य के दीक्षांत समारोह के लिए बेहद ही भव्य कार्यक्रम रखा गया। उमरा के जैन संघ में करीब 450 जैन सन्यासियों और 7000 लोगों की मौजूदगी में भव्य ने आचार्य रश्मि रतन सूरी से दीक्षा ली। करोड़पति पिता ने अपने बेटे को गोद में उठाकर अपनी खुशी का इजहार किया, तो मां ने बड़े ही प्यार से अपने लाडले को मानवता की सेवा के लिए सौंप दिया। बस मेरे को आनंद है कि मैंने जो सपना देखा था वो साकार आज हो रहा है और आज गुरुदेव के हाथ से वो 394 का रजोरा लेगा। 4 साल पहले भव्य की बहन ने भी 12 साल की उम्र में दीक्षा ली थी और अब करोड़ों की संपत्ति का वारिस भी सारे ऐशो आराम छोड़कर संत बनने की राह पर निकल पड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन। बने हमारे साथ क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।